Assalamu alaikum. Welcome to the series of practicals for class 9 according to the syllabus of BSEK, Board of Secondary Education Karachi. इस सीरीज में हम 10 प्रैक्टिकल्स जो 2024 और ऑनवर्ड सिलेबस के प्रैक्टिकल सिलेबस के गिवन है हमारे पास सिंटेक्स बोर्ड की तरफ से उसको कवर करेंगे प्लस जो उनके साथ जो चॉइसेस में हमें गिवन है 3 प्रैक्टिकल्स ऐसे जिनके साथ चॉइसेस मौजूद है कि उनको भी हम कवर करेंगे। ठीक है, बकायदा परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे जहाँ कोड वगैरह होगा ऑनलाइन मैंने एक वेबसाइट बना के अपलोड कर दी है। सो वहां से उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं बगैर लिखे आप कैसे जल्दी से उसको कवर कर सकते हैं। चलते हैं फर्स्ट प्रैक्टिकल की तरफ। प्रैक्टिकल नंबर 1, क्रिएट एंड सेव न्यू फाइल और डॉक्यूमेंट। ये प्रैक्टिकल नंबर 1 है और इसी के साथ हमारे पास पहला अल्टरनेटिव तो यही आ गया, रिस्टोर फाइल्स एंड फोल्डर फ्रॉम रिसाइकिल बिन। पहले प्रैक्टिकल नंबर 1 को देखते हैं फिर उसके अल्टरनेटिव को हम देखेंगे। इसके लिए हमें डेस्कटॉप की तरफ मूव करना होगा। यहाँ हम डेस्कटॉप पे आ गए, राइट क्लिक किया हमने ये। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास न्यू का ऑप्शन आ रहा है। फोल्डर बनाने के लिए फोल्डर पे क्लिक करेंगे, यहाँ हमारे पास एक फोल्डर बन गया। फोल्डर या इसको डायरेक्टरी भी कहते हैं। इसके अंदर हम मजीद सब फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं। ठीक, फाइल सिंगल फाइल होती है, उसके अंदर मजीद सब फाइल स्टोर नहीं होती, तो इसने कहा था फोल्डर या फाइल्स, तो हम दोनों चीजें बना देते हैं। फोल्डर हो गया, इसी में हम फाइल्स बना के दिखा देते हैं, इससे ये भी हो जाएगा कि हमारा फोल्डर वर्किंग है। कोई भी फाइल बना लेते हैं, कोई वर्ड फाइल वर्ड डॉक्यूमेंट बना लेते हैं हम। क्लिक किया, कोई भी नाम दे देते हैं प्रैक्टिकल नंबर 1। ठीक है, इस फाइल को भी चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास ये फाइल ओपन हो गई, एक्स वाई जेड। कंट्रोल एस किया, सेव भी हो गई है इसमें। उसको क्लोज किया और वापस इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखिए हमारे पास ये फाइल सामने आ गई। तो ये हमारे पास प्रैक्टिकल नंबर 1 हो गया। और नेक्स्ट क्या था हमारे पास, रिस्टोर फाइल्स एंड फोल्डर फ्रॉम रिसाइकिल बिन। तो ऐसा करते हैं, पहले तो रिसाइकिल बिन अपना एम्प्टी कर लेते हैं, जो भी हमने डिलीट कर दिया इसमें। अब क्या करेंगे, इस फाइल को पहले रिसाइकिल बिन में डाल देंगे आपके सामने ही। ओके, फाइल ओपन है, पहले फाइल को क्लोज करते हैं। अब फाइल जा सकती है रिसाइकिल बिन में। विंडो 11 यूज कर रहा हूँ, हो सकता है अगर आप 10 यूज कर रहे हो तो आपका इंटरफेस चेंज हो। फाइल चली गई है। इसके बाद इस फोल्डर को भी इसके बाद हम डाल देते हैं रिसाइकिल बिन में। अब करना क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव हमारा इसको रिस्टोर करने, तो वही न्यू फोल्डर और प्रैक्टिकल दोनों मौजूद है। हम दोनों को सिलेक्ट करते हैं और रिस्टोर पे क्लिक कर देते हैं। यह हमारे पास देख सकते हैं आप, वापस वही न्यू फोल्डर आ गया और इसके अंदर वही फाइल भी मौजूद है क्योंकि हमने फाइल भी रिस्टोर कर दी थी। सो यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल प्रैक्टिकल नंबर 1 एंड होता है। अब मूव करते हैं प्रैक्टिकल नंबर 2 की तरफ। सो ये रहा प्रैक्टिकल नंबर 2। क्या कह रहे हैं हमें, इंस्टॉलेशन ऑफ एमएस ऑफिस 2010। करना क्या है इसमें, हमें इंस्टॉल करना है एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट का स्वीट 2010 वर्जन। अच्छा, इसमें दो से तीन चीजें लिगेसी नजर आ रही हैं जो मुझे नहीं पता ये क्यों किया गया इसमें। अपडेट सिलेबस आप जब आप दे रहे हो तो आपको उसमें अप टू डेट स्टफ आपको लैब में डालना चाहिए था। यहाँ पे एक तो ये एमएस ऑफिस अब एमएस ऑफिस नहीं रहा है, एमएस 365 हो गया है क्या, ये एक सुइट है जिसमें मल्टीपल ऐप वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट एसेस और मल्टीपल ऐप हमारे पास वन ड्राइव वगैरह इसमें मौजूद होते हैं। पूरे एक सुइट एक बंडल है एप्स का। ठीक है, तो अभी 2010 वर्जन दे रहे हैं जबकि एमएस ऑफिस 365 की लेटेस्ट अपडेट जो है हमारे पास, और एमएस ऑफिस भी इसके पास 2013 भी हमारे पास 2017 भी आया है, इतना पुराना वर्जन ये लोग दे रहे हैं। तो जहाँ कुछ चीजें ये क्लियर करना जरूरी थी, एक दो चीजें और आगे आएंगी इस प्रैक्टिकल में जो इखलाकन भी हमें जिस चीज की पाबंदी हमें जरूरी है वो चीज भी हम यहाँ पे देखेंगे। बहरहाल मैं आपको इसकी इंस्टॉलेशन दिखा देता हूँ। इसके लिए हमें ब्राउजर की तरफ मूव करना होगा कि ये कैसे इंस्टॉल होता है।
ब्राउज़र हम कोई सा भी यूज़ कर लें, मैं यहाँ पे ब्रेव यूज़ कर रहा हूँ। सो यहाँ पे हम सर्च करेंगे MS ऑफिस 2010 इंस्टॉलेशन। जैसे ही हम सर्च करते हैं ये इसमें AI लिखने लगे, यहाँ पे हमारे पास देखिए ऑफिशियल वेबसाइट आ रही है। देखते हैं क्या कहती है हमारे पास। ठीक, पहला आपको ये चीज नजर आ रही होगी यहाँ पे जो भी मैंने बोला, ऑफिस 2010 इज नो लॉन्गर सपोर्टेड, सपोर्ट ऑफ फॉर ऑफिस 2010 इज एंडेड। होता है क्या है इसमें हमारे पास कि जब सपोर्ट एंड हो जाती है तो कोई अपडेट, कोई मसला अगर प्रोग्राम में पकड़ा जाए, प्रोग्राम है कंटिन्यूअसली अपडेट होता रहता है, कोई नया मसला आता है उसको फिक्स किया जाता है, तो जब सपोर्ट एंड हो जाती है तो मजीद कोई अपडेट नहीं आती है उस चीज में। अब इसके क्या नुकसान आते हैं, अगर आगे जाके कोई हमारे पास कोई ऐसी मसला हमारे पास सामने आता है जिससे वो प्रोग्राम हैक हो सकता है, और वो मसले अब इंटरनेट पे तो कोई भी हैक कर सकता है उसको, एक्सप्लॉइट भी बने बनाए मिल जाते हैं, तो फिर आपका सिस्टम भी खतरे में है, तो ये आपके लिए बेटर नहीं है। तो पहली बात तो 2010 तो हमने इंस्टॉल करना ही नहीं है। ठीक, बहरहाल आगे इसने फिर भी आपको जो इसके पुरानी डॉक्यूमेंटेशन मौजूद थी उसमें आपको उसने इंस्टॉलेशन के स्टेप्स बता दिए, हम यही यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि मैं आपको मना कर रहा हूँ तो अपनी मशीन पे तो ऐसे भी इंस्टॉल नहीं करूंगा, मेरे पास लेटेस्ट इंस्टॉल है। और इंसर्ट 2010 जिस, ठीक है, जो भी हमारे पास आईएसओ फाइल वगैरह या एग्जीक्यूटेबल फाइल जो भी एप्लीकेशन जैसे हम डाउनलोड करते हैं नेट से, उसको हम डाउनलोड करेंगे और सेटअप डॉट ई पे क्लिक करेंगे। तो पहले हमसे प्रोडक्ट की मांगेगा क्योंकि ये हमारे पास प्रोप्राइटरी स्टफ है, यानी पेड सॉफ्टवेयर है हमारे पास। यहाँ पे एक और चीज समझेंगे जो मैंने कहा था शुरू में, आपके कैरियर के लिए इखलाकी तौर पे भी जरूरी होगी, वो ये कि हमारे पास कुछ लोग इसको क्रैक करके यानी फ्री प्रोवाइड भी करते हैं। लेकिन समझने की बात ये, जब माइक्रोसॉफ्ट टीम इस पे मेहनत कर रही है, इसको बना रही है, और वो भी इसको कुछ चार्ज करती है, तो वो उनका राइट है, उनका हक है, हमें पे करना चाहिए। तो क्रैक करना एक तो इखलाकी तौर पे गलत है कि एक बंदा मेहनत कर रहा है आप उसको उसकी पे नहीं दे रहे हो, और दूसरा ये आपके लिए भी नुकसानदेह। क्यों? क्योंकि देखो सामने वाले जो क्रैक करके आपको दे रहा है थर्ड पार्टी कोई भी बंदा एक्स वाई जेड है, भले वो गेट इनटू पीसी सॉफ्टवेयर हो, वहां पे आपको ये मिल जाएगा, पता तो मैं आपको बता रहा हूँ लेकिन फिर बोल रहा हूँ ये गलत है। या इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टॉनिक मौजूद हैं और भी काफी सारे मौजूद हैं जिसपे आपको ये फ्री क्रैक अवेलेबल है। पर बात ये है कि जो थर्ड पर्सन वो जो क्रैक कर रहा है वो कोई मेरे रिश्तेदार नहीं है, वो क्यों मेरे साथ हमदर्दी दिखा रहा है? तो इसमें ज्यादातर चांसेस जो होते हैं, क्रैक करने वाला जब कोड को चेंज करता है उसको फ्री करने के लिए, साथ में वो कुछ चेंजेस अपने मतलब की भी करता है। क्या कोई ऐसा कोड उसमें डाल दिया जो आपको ट्रैक करे, ट्रैक करके आपकी इन्फॉर्मेशन उसको दे रहा हो, आपका डाटा स्टील करके उसको दे रहा हो, ठीक है, तो ये क्रैक सॉफ्टवेयर भी आपकी सिक्योरिटी के लिए नुकसानदेह है। तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, ना अखलाकी तौर पर और ना टेक्निकली तौर पर। तो प्रोडक्ट की आपको होनी चाहिए आपके पास, आप वो इंटर करेंगे तो आप आगे, तो उसके बाद जो टर्म्स और एग्रीमेंट होते हैं कि आप जो हमारी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं आपको इन्हें बाद से पता होना चाहिए, आप एक्सेप्ट करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। ये सब आपकी बुक में भी मौजूद है, यही स्क्रीनशॉट्स आपकी बुक में मौजूद है। फॉलो द प्रॉम्प्ट आफ्टर द ऑफिस इंस्टॉल, जब नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करेगा वो आपको बताएगा ऐसे करना है, तो आप बस फॉलो द प्रॉम्प्ट्स करेंगे, उस पर नेक्स्ट क्लिक करते रहेंगे अंटिल क्लोज का ऑप्शन आ जाएगा, क्लोज कर देंगे। अच्छा, अगर आपने यहाँ आपने प्रोडक्ट की नहीं डाली है तो आपको वो ऑप्शन देता है आई विल एक्टिवेट इट लेटर, यू आई वांट टू एक्टिवेट इट लेटर। ठीक, मतलब अभी तो इंस्टॉल कर लो, मैं बाद में एक्टिवेट करके आपको लाइसेंस की दे दूंगा, लेकिन एक्टिवेट होना जरूरी है, इसके बगैर जो है आप इनके प्रोडक्ट्स यूज नहीं कर सकते। इसके लिए मैं एक तरीका और मैं आपको बता दूं, मतलब अब आपके पास, आप अफोर्ड नहीं कर सकते और आपको यूज करना है, अब क्या किया जाए? अभी भी गलत रास्ते पे मत जाया जाए, इसके लिए भी सही रास्ते मौजूद है। WPS है हमारे पास, वो भी इसी तरह का एक सुइट है पर WPS की तरफ से, उसमें अक्सर चीजें फ्री है। अभी मैंने यहाँ पे बोला कि इसकी जो यूजेज है वो डिपेंड करती है कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट की यूजेज, आपके पास लाइसेंस की होनी चाहिए वरना आपको प्रोडक्ट यूज नहीं करने देगा। वहां पे आपको वो प्रोडक्ट यूज करने देता है, अच्छी खासी चीजें जो आपके पास, मतलब आपके एज ए स्टूडेंट आपके बेसिक जो आपके जितने भी काम है वो सारे उसमें हो जाएंगे। कुछ चीजें आप पेड है उसके लिए वो आपसे मांगते हैं तो वो यूज करने, फुली पेड आपको फ्री चाहिए तो फुली फ्री के लिए आप लिब्रे का ऑफिस सूट आता है पूरा, वो यूज करें, उसमें एक्सेल भी है, पावर पॉइंट भी है, इसी तरह WPS में भी पावर पॉइंट एक्सेल वगैरह सब मौजूद है, फ्री दे रहे हैं। आप क्यों पेड की तरफ जा रहे हो जब आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो गलत तरीके से? दूसरे का भी नुकसान और अपना भी नुकसान। तो अब आपको आगे दोबारा एक्टिवेशन के लिए प्रॉम्प्ट करेगा, उसके अलावा आपके पास ये प्रोग्राम ओपन नहीं होगा।
ये हमारे पास सिंपल इंस्टॉलेशन हो गई 32 बिट के लिए, और 64 बिट के लिए भी सेम है। अच्छा, 32 बिट को यहाँ डिफॉल्ट क्यों कहा गया? क्योंकि 2010 और इससे पहले ज्यादातर सिस्टम्स 32 बिट पे ही होते थे। आजकल ज्यादातर सिस्टम 64 बिट पे, आज का डिफॉल्ट ही होगा। वैसे ही ये बिल्कुल कि आप सेटअप डॉट exe पे क्लिक करेंगे, रन करेंगे, ऊपर भी ये बताया गया और आगे भी वही स्टेप्स हमारे पास फॉलो है। और आगे आपको कुछ चीजें और बताई गई है कि अगर आप विंडो एक्सपी यूज कर रहे हैं तो ये, 7 यूज कर रहे हैं तो ये। अब बात ये है कि मैंने शुरू में कहा कि सर बोर्ड ने पता नहीं क्यों ये डाल दिए, विंडोज 7 और विंडो एक्सपी दोनों ये भी एंड ऑफ लाइफ को पहुंच चुकी है। अब ये भी कोई नहीं यूज करता, सभी 10 यूज कर रहे हैं। अगर आपके सिस्टम में 7 है, जो भी आप वर्ल्ड टू है के मिनिस्टर, राइट? यहाँ पे इतना ही था आपके साथ, प्रोसेस हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया ऊपर। और यहाँ पे हमारे पास एंड होता है ये हमारा प्रैक्टिकल। अब हम कवर करेंगे प्रैक्टिकल नंबर 3। क्या है हमारे पास? इंस्टॉलेशन ऑफ एवीजी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। हमें ये स्पेसिफिक एवीजी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। एक तो ये हो गया, इसके साथ एक अल्टरनेटिव मौजूद है। अच्छा, अल्टरनेटिव में यू नो वेल कि अल्टरनेटिव आपके पास चॉइस होती है। स्टार्ट में हमने बात की, कोई एक आपने करना होगा अगर आपके पास प्रैक्टिकल नंबर 3 आता है। तो मैं आपको दोनों बता देता हूँ कैसे होंगे। पहले हम इंस्टॉलेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम और वाला ऑप्शन भी हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। इंस्टॉलेशन के लिए हमें ऑफ कोर्स ब्राउजर चाहिए होगा और इंटरनेट एक्सेस चाहिए होगा। मूव करते हैं ब्राउजर की तरफ। यहाँ पे फिर मैं ब्रेव यूज कर रहा हूँ, आप कोई भी अपनी चॉइस का यूज कर लें, जो भी आप यूज करते हैं। सर्च क्या करना है? AVG एंटीवायरस इंस्टॉलेशन। ऊपर ही हमारे पास आ गया है। इंस्टॉलेशन फाइल हमारे पास यहाँ पे आ गई है। ये आपको स्टेप बाय स्टेप नॉलेज देते हैं कि किस तरह इंस्टॉल करना है। यहाँ पे डायरेक्ट हम इंस्टॉलेशन की तरफ मूव करते हैं। और विंडो 10 विंडो 11 दोनों के लिए सेम है। अच्छा, अब इसमें जो है हमारे पास काफी सारे वर्जन्स मौजूद हैं। यहाँ पे देखिए, एक ये फ्री वर्जन आपको दे रहे हैं, ठीक है। और जाहिर सी बात है, फ्री और अगला हमारे पास जो आगे पेड वर्जन हमारे पास मौजूद है, इसमें खासियत ये होगी कि ये कुछ ज्यादा हमें अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा हमें सर्विसेज दे रहा होगा, ये हमें कम सर्विसेज दे रहा होगा। तो वहां पे हमसे कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि क्या इंस्टॉल करना है, तो हम फ्री की तरफ ही मूव करेंगे। और एज ए स्टूडेंट हमारे पास फ्री इनफ है। यहाँ पे हमारे पास जैसे हमने इस पे क्लिक किया, खुद ही हमारे पास सेटअप फाइल इंस्टॉल होने के लिए रेडी है। इसको अपने हिसाब से हम फोल्डर भी चेंज कर सकते हैं। मैं इसको डाउनलोड में रख देता हूँ। सेव पर क्लिक किया, ये हमारे पास डाउनलोड कंप्लीट हो गया। बहुत मिनिमम सी फाइल है, 229 यानी 230 KB की फाइल है, सिर्फ 1 MB भी नहीं है पूरा। ओपन पे क्लिक करेंगे इस फाइल को रन करने के लिए। सेटअप फाइल है, आगे इंस्टॉलेशन यही करेगी हमारी। यस। और अगर आपके पास इंस्टॉल ना हो ना, तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट ना हो, जैसे अभी मैंने पेज से जब क्लिक किया था तो हमारे पास खुद ही तो आपने, ये आपके पास ऑप्शन मौजूद है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास वो इंस्टॉलेशन सेव का प्रॉम्प्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे पास एंड यूजर एग्रीमेंट पे एग्री समझेगा हमें। इंस्टॉल पे क्लिक कर लेते हैं। वैसे मैं जैसे विंडो 11 यूज कर रहा हूँ, प्रीमियम यूजर हूँ उसका, 10 मेरे पास प्रीमियम की, तो विंडो का अपनी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर काफी अच्छा है, हमें किसी थर्ड पार्टी एंटीवायरस की जरूरत नहीं पड़ती है। तो कोई जरूरत नहीं है इसको इंस्टॉल करने की अपने पीसीस में, लेकिन सिर्फ आपको दिखाने के लिए, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल का हिस्सा है, तो दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे। इट विल टेक सम टाइम, मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ।
तो ये हमारे पास इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है, पूरी डिसअपियर हो गया और अभी ये खुद ही वापस आएगा। ठीक है, खुद ही ये वापस आ गया। कुछ नहीं करना है, 2 से 3 मिनट आपके ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस में लेगा और ये आपका ओपन हो गया। यहाँ आपको ये स्कैन करने को क्या था, हम इसको स्कैन भी कर सकते हैं। कंप्यूटर प्रोटेक्टेड, वेब में प्रोटेक्टेड, खुद ही हमारे पास देखिए इसने स्कैन करके बता भी दिए। गो प्रीमियम, मैंने कहा था कुछ ऑप्शन आपको फ्री देगा, बाकी आपको फिर आपको पेड वर्जन लेना होगा। बहरहाल, यू कैन एक्सप्लोर इट इफ यू वांना यूज इट, बट सिंपल सी मैं आपको फिर आपको बात करूं कि जरूरत नहीं है इसकी हमें। यहाँ पे हमारे पास प्रैक्टिकल नंबर 3 हमारे पास फर्स्ट खत्म होता है। अब हम सेकंड जो हमारे पास अल्टरनेटिव मौजूद है उसको भी हम देख लेते हैं। उसको सिंपली क्लोज करते हैं। थ्री का अल्टरनेटिव हमारे पास क्या है, हमें अपना बैकग्राउंड चेंज करना है। मैं दिखा देता हूँ आपको दोबारा से एक दफा। ये देखने क्या कह रहा है हमारे पास प्रैक्टिकल नंबर 3, इसका अल्टरनेटिव कस्टमाइज द बैकग्राउंड ऑफ योर डेस्कटॉप। कस्टमाइज करना है बैकग्राउंड को, और 3 ऑप्शन, 3 पॉइंट्स हमें दे रहा है, ऐसे हमें करके इसको दिखाना है। क्या क्या कह रहा है हमें, सेलेक्ट एनी पिक्चर फ्रॉम योर कंप्यूटर। ठीक है, कोई पिक्चर हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद शफल ऑप्शन को ऑफ कर देंगे। यानी शफल नहीं करना हमें, बल्कि उसी पिक्चर को लगे रहने देना है। उसके बाद बैकग्राउंड पिक्चर को स्ट्रेच करना है हमें। ठीक है, तीसरा ऑप्शन स्ट्रेच करना है हमारे पास। हम देखेंगे वहां पे मल्टीपल ऑप्शन फिल होगा, और डिफॉल्ट हमारे पास फिल होता है। हमें यहाँ पे उस पिक्चर को क्या रखना है, स्ट्रेच रखना है। चलते हैं अपने डेस्कटॉप की तरफ। सो डेस्कटॉप पे आके हमने राइट क्लिक करके पर्सनलाइज पे क्लिक करना है। यहाँ पर्सनलाइज में हमारे पास बैकग्राउंड का ऑप्शन आ रहा है। इस वक्त मैंने जो सेट किया हुआ है विंडो स्पॉटलाइट पे सेट किया हुआ है। ये विंडो 11 में मौजूद है, 10 में वैसे है भी नहीं कि हमारे पास खुद ही विंडो थोड़ी थोड़ी देर में पिक्चर चेंज करते रहते हैं। अगर आप ये सीरीज पूरी देखते हुए आ रहे हैं तो आपने देखा होगा पहले बैकग्राउंड कोई और था, अभी इस वक्त कोई और है। थोड़ी देर में खुद ही ये चेंज कर देगा जब इसका मूड होगा। तो हम यहाँ पे फर्स्ट हम आपने क्या सिलेक्ट करना है, पर्सनलाइज बैकग्राउंड में पिक्चर का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे 10 में भी आपको इस तरह आपके पास रिसेंट इमेजेस आ जाएंगी, चूज अ फोटो आ जाएगा, और फिट चूज पिक और स्क्रैच का ऑप्शन है वो यहाँ से चेंज होगा। तो हम कोई सी भी पिक्चर ले लेते हैं, ये पिक्चर हम ले लेते हैं फिलहाल। ठीक, ये हमारे पास सेट हो गई, पीछे हमारे पास चेंज नजर भी आ रहा है। पर अभी हमारे पास रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई है। उसने क्या बोला है कि एक तो चेंज नहीं होना चाहिए, शफल ऑफ करना है। तो शफल ही हमारे पास बाय डिफॉल्ट पिक्चर पे ऑफ होता है अंटिल हम उसको खुद सेट ना करें। स्लाइड शो पे हमारे पास होता है चेंज, वरना चेंज होता ही नहीं है। तो शफल ऑफ है, ये भी हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा क्या था, पिक्चर हमारे पास स्क्रैच होनी चाहिए। उसको यहाँ से जाएंगे और स्क्रैच पे क्लिक कर देंगे। तो हमारे पास अभी ये इस प्रैक्टिकल की तीनों रिक्वायरमेंट्स हमारे पास फुलफिल हो गई हैं, और ये हमारे पास प्रैक्टिकल यहाँ पे एंड हो गया। अच्छा लग रहा है ये भी वैसे। खैर, मिलते हैं आपसे प्रैक्टिकल नंबर 4 में। अब हम कवर करेंगे प्रैक्टिकल नंबर 4। क्या कह रहे हैं हमें, टू राइट आर लीव एप्लीकेशन टू क्लास टीचर। लीव एप्लीकेशन लिखनी है क्लास टीचर को कंप्यूटराइज बेस। ठीक है, तो इसके लिए हमें सिंपल एक वर्ड की जरूरत होगी, एमएस वर्ड की। या जब हमने पीछे प्रैक्टिकल नंबर 2 किया तो उसमें आपको और रिकमेंडेशंस भी दी थी कि WPS यूज कर लें या लिब्रे ऑफिस यूज कर लें। बहरहाल मेरे पास यहाँ वर्ड इंस्टॉल है, तो मैं यहाँ वर्ड यूज करूंगा। अब एप्लीकेशंस की लिए सेटिंग क्या होंगी आपकी बुक में भी मेंशन है, यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं। स्टैंडर्ड जो है हम फॉन्ट लेते हैं टाइम रोमन्स, और फॉन्ट साइज हमारे पास 12 होगा। इसके अलावा लेआउट जो है हमारे पास ओरिएंटेशन में जाके पोर्ट्रेट रखना है। ये हमारे पास पोर्ट्रेट, ये सब डिफॉल्ट सेट हुआ हुआ है वैसे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ होना क्या चाहिए। अगर कभी सेटिंग आउट हुई भी हो तो क्या रखनी चाहिए हमें सेटिंग। नेक्स्ट हम वापस हम पे जाएंगे, ये सारी हमारी सेटिंग हो गई। उसके अलावा अलाइन टू लेफ्ट रखेंगे, सेंटर नहीं रखना है। और यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन लिखी हुई है, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि एप्लीकेशन तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट का है। सो यहाँ कंप्यूटर में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जैसा आपको इसकी सेटिंग्स वगैरह बतानी थी। और यहाँ पे हमारे पास प्रैक्टिकल नंबर 4 कवर हो गया है। सेव कैसे करेंगे, Ctrl+S दबाएंगे। जहाँ पे हमें सेव करना है वो फोल्डर सेलेक्ट करेंगे, इसके अलावा नेम देंगे, सेव पे हिट कर देंगे, और ये हमारे पास एप्लीकेशन सेव हो जाएगी। उसके बाद अगर हमें इस एप्लीकेशन को प्रिंट आउट निकालना है तो उसके लिए Ctrl+T दबाएंगे, और ये हमारे पास वन पेज पे हमारी एप्लीकेशन आ गई।
और पेज की सेटिंग हम यहाँ से लेटर की जगह A4 भी कर सकते हैं। A4 वैसे मेन होता है हमारे पास। इस तरह हमारे पास ये पूरी एक पेज पे एप्लीकेशन हमारी आ गई। नेक्स्ट आपसे मिलते हैं प्रैक्टिकल नंबर 5 में। अब हम कवर करेंगे प्रैक्टिकल नंबर 5। क्या कह रहे हैं? इंसर्ट ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट, TOC, विद टू हेडिंग्स। हमें एक वर्ड डॉक्यूमेंट रेडी करना होगा, उसमें हम 2 हेडिंग्स डालेंगे और फिर उसका ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट हम बनाएंगे, ऑटोमेटिक इंडेक्स बनाएंगे एक तरह। सो मूव करते हैं वर्ड की तरफ। वर्ड के बारे में हम प्रैक्टिकल नंबर 2 में कवर कर चुके हैं। साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं 100%। और यहाँ पे मेरे पास कुछ कंटेंट रेडी है, सिंपल से टाइप करने के टाइम बचाने के लिए। अब हमारे पास ये कंटेंट है सिंपल। मैंने एक माय डॉक्यूमेंट टाइटल लिखा, इंट्रोडक्शन लिखा, फिर इस तरह हमने 1 2 3 4 5 5 हेडिंग्स बना ली है। ऐसा करते हैं, इसको भी हटा लेते हैं। अभी हमारे पास 4 हेडिंग रह गई। अब हम इनको हेडिंग वाइज सबसे, इस पेज को हम ऐसा करते हैं एम्प्टी ही छोड़ देते हैं, यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट रखेंगे। हमने इसको सिलेक्ट किया। उसके बाद यही होम टैब के अंदर, रिबन के अंदर हमारे पास स्टाइल्स नजर आ रहे हैं। इसको हम ड्रॉप डाउन क्लिक करेंगे और इसको हम मेन हेडिंग ले लेंगे। ठीक है, हेडिंग 1 हो गई हमारे पास इंट्रोडक्शन। ये हमारे पास एक मेन हेडिंग हो गई। इसके बाद हम यहाँ पे एक और मेन हेडिंग के लिए हम लिख देते हैं चैप्टर्स। इसको भी सिलेक्ट किया और इसको मेन हेडिंग दे दिया। ठीक है। अच्छा, अब चैप्टर से इंट्रोडक्शन वैसे इतना तो होता नहीं है, काफी पेजेस पे होता है। तो हम ऐसा करते हैं, चैप्टर्स को नई पेज पे मूव कर देते हैं। इस तरह हमारे पास हम देखेंगे ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट्स में पेज नंबर की मार्किंग भी सही हो रही होगी। चैप्टर हो गया। अब चैप्टर 1 सब हेडिंग हो गई। तो इसके लिए हम इसको कर देते हैं हेडिंग 2। और इसको भी, ये भी एक और सब हेडिंग है चैप्टर 2, तो उसको हम कर देते हैं हेडिंग 2। और फिर कंक्लूजन को हम नेक्स्ट पेज पे दोबारा ले जाते हैं, ताकि ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट हमें अच्छा सा बना बना आ जाए कि पेजेस नंबर भी अलग अलग हो उसमें। मेन चीज आपको सीखने की कि होम के अंदर जाके स्टाइल्स में करना है। और ये फिर हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको हेडिंग कर देंगे मेन। या इसको हेडिंग 3 भी हम कर सकते हैं, एक और सब उसमें आ जाएगा वैसे। क्योंकि अलग हेडिंग दे रहे तो हेडिंग 1 बनता है। अगर हम यहाँ पे चैप्टर 3 हम कोई ऐड करते तो हम उसको हेडिंग 3 कर देते, करके दिखा देता हूँ। या सब चैप्टर कर देते हैं इसको ना, सब चैप्टर। इसको हम हेडिंग 3 कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, रेफरेंसेस में जाएंगे। यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट पहले आ रहा है TOC, इसमें टेबल नंबर 2 सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, यही सिलेक्ट किया, यही बन गया ये। Ctrl+Z करते हैं और ऊपर जाते हैं। हमने ये पेज खाली छोड़ा है ना, इंडेक्स तो शुरू में होती है। प्रैक्टिकल में मेंशन नहीं है कहाँ बनना है, लेकिन हमें अच्छी रेफरेंस। अब क्या हुआ, टेबल ऑफ कंटेंट आ गया, इंट्रोडक्शन पेज नंबर 2 पे मौजूद है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे वैसे ही हम आगे पहुंच जाएंगे इस पे, यहाँ पे। ठीक। और इसी तरह हमारे पास बाकी हम देखें चैप्टर्स पे, पेज नंबर 3 पे हमारे पास चैप्टर है, उसके बाद 2 सब चैप्टर की। अब सब चैप्टर है तो कैसे आगे होके होंगे। इसके अलावा हमने एक इसको और सब चैप्टर ऐड किया, तो ये और इससे ज्यादा इंडेंट हुआ हुआ है। 4 स्पेसेस का गैप इससे ज्यादा आगे मौजूद है। इसके अलावा फिर हमने कंक्लूजन को मेन हेडिंग यानी हेडिंग 1 दी थी, तो ये वापस पीछे। तो ये हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट रेडी हो गया। यहाँ पे ये प्रैक्टिकल एंड होता है। अब हम कवर करेंगे प्रैक्टिकल नंबर 6। क्या कहता है ये, टू डिजाइन आ बर्थडे कार्ड। एक बर्थडे कार्ड डिजाइन करना है हमने, जो कि आपके फ्रेंड या किसी को भी विश करता हो। इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है, सिंपल एक वर्ड सॉफ्टवेयर हमें चाहिए होगा, MS वर्ड हम यूज करेंगे यहाँ पे। इसके बारे में प्रैक्टिकल नंबर 2 में बात कर चुके हैं, MS वर्ड के बारे में। अगर आप लोगों को नई इन्फॉर्मेशन तो आप उसको देख सकते हैं। मूव करते हैं MS वर्ड की तरफ। यहाँ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन किया हमने। अब इसकी कुछ सेटिंग करेंगे फॉर बर्थडे कार्ड। एक तो हम टाइम रोमन सेलेक्ट कर लेंगे। फॉन्ट साइज हम 12 रखेंगे। फॉन्ट टाइम रोमन हो गया और फॉन्ट साइज 12 हो गया। इसके अलावा हम इसका लेआउट चेंज करेंगे। हमने लेटर थोड़ी कार्ड तैयार करना है, तो लैंडस्केप कर देंगे। ठीक है, पहले पोर्ट्रेट था, लैंडस्केप हो गया। इसके बाद अच्छा, ये जो स्टेप्स हैं मैं थोड़ा आगे पीछे करके एक यूनिक बर्थडे कार्ड डिजाइन करने जा रहा हूँ।
ये स्टेप्स आपकी बुक को फॉलो नहीं करते, पर जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है। तो कुछ स्टेप्स आपके पास वहाँ बुक में मेंशन है, और एक यहाँ पे हम जिस बुक को हम फॉलो कर रहे हैं उसमें मेंशन है, और एक यहाँ पे। तो इस तरह आपके पास टू वेज आपको मिल जाएंगे, किसी भी आप एक को फॉलो करें आपके पास एक अच्छा बर्थडे कार्ड रेडी हो जाएगा। तो लेआउट के बाद हम डिजाइन टैब में गए। यहाँ पे पेज बैकग्राउंड आ रहा है, पेज कलर कर लेंगे। बर्थडे कार्ड कलरफुल लगे ज्यादा अच्छा लगेगा। ग्रीन कलर अच्छा है, लाइट ग्रीन सही लग रहा है, जो भी आपको बेटर लगे वो कलर चूज कर लें। पेज को बॉर्डर दे देते हैं, 3D बॉर्डर विद इसकी 2.4 कर देते हैं। और ओके, यहाँ हमारे पास बॉर्डर तैयार हो गया कार्ड का। अब हम वहाँ आपके पास बुक में वाटर मार्क भी लगाया गया, मैं यहाँ वाटर मार्क यूज नहीं करूंगा, मुझे बेटर नहीं लगा। आप यूज करना चाहिए यूज कर लें, ऑफकोर्स डिजाइन किसी भी तरह का हो सकता है बर्थडे कार्ड। मैं यहाँ पे इंसर्ट में जाके डायरेक्ट पिक्चर इंसर्ट करूंगा। ऑनलाइन पिक्चर्स पे चले जाते हैं, डायरेक्ट हम यहाँ से कोई भी एक बर्थडे कार्ड की रिलेटेड पिक्चर उठा लेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं हैप्पी बर्थडे, विद द रिलेटेड कीवर्ड सर्च करेंगे, विद के रिलेटेड हमें पिक्चर मिल जाएगी। एक अच्छी पिक्चर आ गई बलून्स के साथ, इंसर्ट करते हैं। यहाँ हमारे पास ये पिक्चर इंसर्ट हो गई। इसका रेप टेक्स्ट हम स्क्वायर कर देते हैं ताकि हम इसको मिड में हम शिफ्ट कर सकें। ये हमारे पास यहाँ पे पिक्चर आ गई, और अपर साइड ले जाते हैं ना इसको, हैप्पी बर्थडे। और ये अब और मिड मिड में आ गया। ये हमारे पास पूरा मिड हो गया, ठीक है। सो आउटलाइन वगैरह भी ठीक हो गया, बाकी सब भी ठीक हो गया। नीचे ज्यादा बेटर है। यहाँ पे हम उसको विश कर देते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू माय डियर एक्स वाई जेड, जो भी आपके रिलेटिव या फ्रेंड का नाम है वो हमने दे दिया। और थोड़ा फॉन्ट हम इसको बड़ा कर देते हैं। ये हमारे पास बड़ा हो गया, उसको सेंटर लाइट कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम इसको भी हाईलाइट वगैरह कर सकते हैं, शेड कर सकते हैं अगर हम करना चाहें। ठीक है, तो ये हमारे पास ये बर्थडे कार्ड रेडी हो गया है। क्यूट सा छोटा सा बर्थडे कार्ड हमारे पास। और इसके अलावा भी हम मजीद इसमें एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं, हम इसमें वाटर मार्क लगा लें, हम ड्रॉ में जाके कुछ और शेप्स वगैरह ड्रॉ कर लें, इंसर्ट में जाके हम कोई और सिंबल यूज कर लें, चार्ट्स यूज कर सकते हैं, अपनी पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। अपनी पिक्चर्स अपने टेबल से ऐड करने के लिए हमें पिक्चर्स में जाके जिस डिवाइस में जो आपकी पिक्चर सेव होंगी हम वहां से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास प्रैक्टिकल नंबर 6 एंड होता है। फिर मिलते हैं आपसे प्रैक्टिकल नंबर 7 में। अब हम कवर करेंगे प्रैक्टिकल नंबर 7। क्या कह रही है हमें? टू क्रिएट अ मार्कशीट ऑफ 10 स्टूडेंट्स। हमें 10 स्टूडेंट्स के लिए मार्कशीट क्रिएट करनी है। किस पे करेंगे? यू नो वेल, एक्सेल पर। चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं अपनी सिंटेक्स की बुक में। सो मूव करते हैं एक्सेल की तरफ। यहाँ हम अपने एक्सेल पे आ गए, और मेरे पास एक रेडीमेड एक्सेल पे मार्कशीट मौजूद है, थोड़ी देर पहले मैंने रेडी की थी। इसका फायदा में ये हुआ कि ये सारे मार्क्स जो हैं 7 सब्जेक्ट्स हैं वही आपके सिंटेक्स के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्लास बोर्ड के अकॉर्डिंग। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ एंड नेम ये सब मैन्युअली इंटर करना पड़ता है। तो इसमें जो टाइम लगता है वो मैंने पहले कर लिया, आपका टाइम बच गया। बाकी जो एक्सेल के जो कमाल है कि कैसे मार्क्स कैलकुलेट हुए, परसेंटेज कैसे निकली, इसके अलावा कुछ मैंने एक्स्ट्रा किया, रैंक वगैरह भी मैंने यहाँ पे दिए। ये सब आपके सिलेबस का नहीं है। इसके अलावा रिजल्ट भी, पास फेल, ये सब कैसे कैलकुलेट हुए मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो अभी जैसे बात हुई नेम डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपने मैन्युअली इंटर करना है, मार्क्स भी आप मैन्युअली इंटर करेंगे। इसके अलावा टोटल मार्क्स भी आपने असाइन कर दिए कि पर सब्जेक्ट हम, या ओवरऑल जो है हम 500 मार्क्स ले रहे हैं 7 सब्जेक्ट्स के लिए। इसके बाद ऑप 10 पे जब हम आते हैं, अभी जैसे सपोज हमने रोल नंबर 4 के लिए ले लिया, तो यहाँ पे हमारे पास एक सामने फॉर्मूला लिखा हुआ आ गया ऊपर, ठीक है।
यू कैन सी इट। और इसकी कैलकुलेशन भी बता रहे हैं, यहाँ पे भी 220 आ रहा है। अगर हम इधर भी हम इंटर हिट करें तो हमें 220 बता रहे हैं। अब हुआ क्या है, सिंपल ये सम का फॉर्मूला लगा हुआ है, इसके आगे जो है ये हमारे पास E6 F6 C6, ये क्या है, ये हमारे पास सेल के नोटेशन है। E6 ब्लू हुआ हुआ है, यहाँ पे नजर आ रहा है, ब्लू हमारे पास कौन सा है, ये वाला। तो इससे पता लग गया E6 45 मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर इन सब में प्लस हो रहा है। इसी तरह आगे F6 एंड सो ऑन। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा जो एक्चुअल जेन्युइन तरीका है वो हमारे पास है, ये कॉलम किसमें, ई में। ठीक है, तो ये ई हो गया, और इसकी रॉ नंबर देखेंगे 6 है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, E6 हो गया। इसी तरह ये कॉलम किसमें, एफ में, और ये हमारे पास 6 में, तो ये हमारे पास क्या हो गया, F6 हो गया। इसी तरह सोन K6 तक है। हमने ये इसमें इनपुट कर दिया, इसने खुद ही इसकी वैल्यूज उठा के प्लस करके हमें यहाँ पे आंसर दे दिया। ये हमारे पास हो गया। और एक और चीज, कोई भी हम किसी भी कॉलेज सेल नंबर अगर हमें पता करना हो, अगर मार्कशीट हमारी बड़ी हो जाती है, मिसाल के तौर पे 100 स्टूडेंट्स का बना रहे हैं और सब्जेक्ट्स भी डालते हैं किसी और आगे ग्रेड का, तो उसके लिए आपको फिर ये मार्कशीट बार बार आगे पीछे मूव करनी पड़ती है इस तरह। ये थोड़ा पैनिक क्रिएट करता है, तो उसके लिए आसान तरीका ये है, किसी भी हम सेल पे हम क्लिक करेंगे, सेल हमारे पास यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ आ जाता है। यहाँ पे क्या है, ये H7 है, देख लेते हैं। कॉलम H और रॉ 7 हो गया, H7 है। तो इस तरह हमने सम के फॉर्मूला एंटर किया, और यहाँ पे इसने खुद ही कैलकुलेट करके हमें टोटल हमें बता दिया। ये फायदा होता है एक्सेल का। आप सम का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं अपने टेक्स्ट बुक में। इसी तरह हमने इफ स्टेटमेंट भी हमने पढ़ी है। आगे हम ग्रेड के लिए देखेंगे। बहरहाल परसेंटेज हमने कैसे निकाली है, सिंपल है। क्या फॉर्मूला होता है इन जनरल हमारे पास, ऑप्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। यही हमने किया। ऑप्टेन मार्क्स हमारे पास किस कॉलम में आ रहे हैं, यू में आ रहे हैं। जो भी होगा, मिसाल के तौर में हमें 7 के लिए हमें निकालना है, तो हमने क्या करेंगे, U7 डिवाइडेड बाय T7। और यही हमने किया हुआ है। जैसे हम इस पे 33 पे हम क्लिक करते हैं, तो क्या फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है, U7 डिवाइडेड बाय T7। ये हमारे पास परसेंटेज आ गई। तो किसी की भी हमने परसेंटेज, अच्छा ये फॉर्मूला रखने का फायदा ये होता है कि हमसे कोई गलती हो गई मार्क्स काटने में, हमें बाद में मार्क्स चेंज करने हैं। अगर आप सिंपली आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते तो आपको सारे मार्क्स दोबारा कैलकुलेट करने पड़ते। यहाँ पे फायदा ये है, मैं कोई भी मैं मार्क्स चेंज करूँ, लेट सपोज मैं ये रोल नंबर 6 यानी कॉलम नंबर 7 में आरिफ के मार्क्स चेंज कर रहा हूँ मैथ्स के, इसके 9 मार्क्स हैं। तो हम सिंपली क्या करते हैं, मार्क्स हम डाल देते हैं 54। यहाँ पे 54 की है, अभी ऑप्टेन मार्क्स कितने हैं, 67 और 33% है। लेकिन जैसे ही मैं इंटर हिट करता हूँ, वैसे ही ये कितने हो गए, 212 हो गए। नजर आया आपको फर्क। इसको हम वापस वैसे ही कर देते हैं, 9 से आपको दिखाने के लिए किया था, तो वापस ये वैसे ही 167, और वही परसेंटेज हमारे पास 33% हो गया। इसके अलावा हमने एकेडमिक ग्रेड किस तरह निकाला है, इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे भी इसका कंडीशन हमने अप्लाई की हुई है, यहाँ पे ही की है। इसके अलावा हमने रैंक में भी किए, लेकिन मेन हमारे पास यहाँ है। रैंक तो आपके था नहीं, मैंने आपको एक्स्ट्रा डाल दिया है। मार्कशीट में इनके एकेडमिक ग्रेड भी मेंशन नहीं था, लेकिन मार्कशीट का हिस्सा होता है। तो हमने एक सिंपल हमने क्या किया हुआ है, ये परसेंटेज किसमें, कॉलम में, वी कॉलम में। और रॉस की कौन सी है, जो भी हमारे पास स्टूडेंट मौजूद है उसकी हमारे पास raw है। अगर हम इसकी देखें, तो ये हमारे पास रोल नंबर 7 है, रोल नंबर 6, रोल नंबर 7। ठीक। तो इसका हमारे पास ग्रेड कैसे निकल रहा है, हमने क्या बोला, V7 यानी परसेंटेज की जो वैल्यू है। अगर वो 90% से ग्रेड है, तो हमने इसको ग्रेड O दिया हुआ है। ए प्लस प्लस लिखना जो है ना, हमारे पास थोड़ा यहाँ एक्सेल में मसला करते हैं, इसलिए हमने इसको O ग्रेड यहाँ पे दे दिया। आप इसको ए प्लस भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे O दिया है। इसके अलावा अगर 80 से अबव है, तो इसको क्या ग्रेड दो, ए ग्रेड दो। इसी तरह आगे हमारे पास अगर 70 से अबव है, बी, एंड टिल हमारे पास अगर 40 से अबव है तो ई। यहाँ पे मैं खुद बना रहा था, तो मैंने अपने ग्रेड लिख के ई ग्रेड, ऑफ कोर्स नहीं होता कोई भी। और अगर 39 या इससे नीचे है, तो हमारे पास फेल हो जाएगा। अभी बच्चे के परसेंटेज के 33, यहाँ पे हमें क्या दिखा रहे हैं, फेल दिखा रहे हैं। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ग्रेड का भी आपको समझ में आएगा कैसे स्टेटमेंट यूज करते हैं। रैंक के लिए अपना अलग हमारे पास फॉर्मूला आता है, रैंक के लिए हमारे पास अलग फॉर्मूला आता है, उससे हमने रैंक निकाल लिए कि फर्स्ट हमारे पास 73 हम देखें, सेकंड हमारे पास 71 है। इसके अलावा थर्ड की हम देख लेते हैं 67। बकायदा परफेक्ट ग्रेड भी हमारे पास रैंक के फॉर्मूले से निकले हुए हैं। और इसकी इसी तरह हमने आगे रिजल्ट भी हमने इस फॉर्मूले से निकाल लिया। अगर इससे ऊपर परसेंटेज है तो इतना, इससे ऊपर परसेंटेज है तो इतना। इस तरह हमने पास और फेल भी हमने डिटरमाइन कर दिया। तो यह थी हमारी मार्कशीट, और यहाँ पे हमारे पास प्रैक्टिकल नंबर 7 खत्म होता है। फिर मिलता है आपसे प्रैक्टिकल नंबर 8 में, वो भी एक्सेल है, उसको भी देख लेंगे। तो अब हम कवर करेंगे प्रैक्टिकल नंबर 8।
क्या कह रहा है हमें? अप्लाइंग फॉर्मूले ऑफ एम एस एक्सेल, हमें मल्टीपल फॉर्मूला अप्लाई करने हैं एम एस एक्सेल के, ठीक है, एल ए ई जमा है। यानी आपको एक जनरल से ऑब्जेक्टिव दे दिए गए कि आपने मल्टीपल जो आपने फॉर्मूले सीखे हैं आपकी टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 3 में जो मौजूद है उनको अप्लाई करना है एंड करके दिखाना है, उसके आउटपुट भी क्या है। तो हम करेंगे यहाँ पे ये कि इलेक्ट्रिसिटी बिल टाइप हम बनाएंगे और उस पर हम फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, देन हम उसके रिजल्ट भी हम देखेंगे। तो जैसे हमने पीछे प्रैक्टिकल नंबर 7 में मैंने आपको रेडीमेड मार्कशीट बनाई हुई फॉर्मेट हुई भी दिखाई, उसमें मैंने आपको फॉर्मूला अप्लाई करके चेंज करके सब आपको जो मेन ऑब्जेक्टिव था एक्सेल अप्लाई करने का के फॉर्मूले आने चाहिए वो आपको बता दिए। इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास रेडीमेड बिल मौजूद है। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह वो डायनेमिकली वर्क करता है और कौन कौन से फॉर्मूले उस पे अप्लाई हो रहे हैं। चलते हैं, मूव करते हैं अपने बिल की तरफ एक्सेल पे। सो ये रहा हमारे पास बिल, हमने सिंपल सा बनाया है। कोई अपनी कि इलेक्ट्रिक तुम चला नहीं रहे, यहाँ पे लिख दिया इलेक्ट्रिसिटी यू हैव यूज्ड। और अब आगे चीजें देखने की मैं थोड़ा इसको समझाता हूँ फिर हम देखते हैं। फॉर्मूले सारे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। आप जैसी इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे उसके हिसाब से फॉर्मूले चेंज हो सकते हैं। कैसे? भी मैंने आपको सेल की नॉलेज दी थी। हो सकता है आपका जो सम का S20 हो वो S20 नहीं बल्कि J15 में आ रहा हो, तो वो आगे पीछे हो जाएगा। तो फॉर्मेट के हिसाब से फॉर्मूले चेंज हो सकते हैं। तो रटने नहीं है फॉर्मूले को, बल्कि सिर्फ समझना है ताकि आप उनको खुद से अप्लाई कर सकें किसी भी सूरत में। यहाँ पे हमारे पास प्रीवियस रीडिंग है और करंट रीडिंग है, ठीक है। और यहाँ पे हमने यूनिट हमने ले लिए कि कितने यूनिट हमारे पास आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस पे फॉर्मूला लगा हुआ, अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ऊपर हमारे पास फॉर्मूला लगा हुआ नजर आ रहा है कि D9 माइनस A9, करंट रीडिंग माइनस प्रीवियस रीडिंग। इस तरह ही हमारे पास आ गया। जैसे हम इसको चेंज करेंगे हमारे पास ये भी चेंज होगा, टिल एंड हमारे पास सारी वैल्यूज चेंज होंगी। तो पहले हम सबको समझ लेते हैं, वैल्यूज नोट कर लेते हैं, फिर हम यहाँ पे चेंजिंग करेंगे वैसे ही चेंज होगा, ठीक है। तो योर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फॉर दिस पीरियड, मतलब जो भी महीने का बिल हो या सालाना बिल हम पे कर रहे हैं, क्योंकि हमने कुछ मेंशन तो यहाँ पे किया नहीं है। सिंपल हमने जनरल मेन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्सेल के फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, बिल बनाना थोड़ी था हमारा ऑब्जेक्टिव, तो हमने उस पर फोकस किया है। यहाँ पे हमने क्या बात की कि अगर 1 से 300 के दरमियान यूनिट है तो आपको पर यूनिट आपको क्या पे करना पड़ेगा, 40 रुपए 2 पैसा पर यूनिट आपने पे करना पड़ेगा। अगर 300 से 700 के दरमियान आपकी यूनिट है तो आपको 50 रुपए 50 रुपए पे करना पड़ेगा एक तरह से, ठीक। और यहाँ पे आगे जो हमने क्या कर दिया, के ई लिख दिया, हम इसको जनरल कोई भी नाम दे देते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस कर देते हैं ना, इसको यहाँ पे चेंज करते हैं, के ई क्यों करें। इससे तो कम से कम हमारा बिल काफी अच्छा है कि 300 के बाद वाले यूनिट पे 50 पैसे अप्लाई हो रहे हैं, सब पे थोड़ी अप्लाई हो रहा है। खैर जस्ट किडिंग। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस कर दिए, इलेक्ट्रिक चार्जेस तो हमारे पास टोटल हो गए यहाँ पे आ गए। इसके अलावा हमारे पास जनरल से टैक्स, उसके अलावा वो TVL फीस, PTV की जो फीस होती है वो फीस लेते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट के एक्स्ट्रा रैंडम चार्जेस, वो तो पता नहीं एक्स्ट्रा चार्जेस फर्दर चार्जेस भी लगाए हुए उन्होंने, तो वो सब भी ऐड करके उसके बाद यहाँ पे भी हमारे पास फॉर्मूला लगा हुआ है जो खुद ब खुद इन सब वैल्यूज को प्लस कर रहा है, ठीक। और अगर हम ड्यू डेट के बाद पे करेंगे, जो भी ड्यू डेट होगी, तो उसमें फिर ये वैल्यू हमारी ऐड हो जाएगी। और इसके लिए भी हमने फॉर्मूला लगाया हुआ है कि 1%, 0.1 into 10, यानी 10% जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है उसका 10% हमें और पे करना पड़ेगा उसके हिसाब से। ये भी खुद हमने वैल्यू इंटर नहीं की है, इस पे भी फॉर्मूला लगा हुआ है। और फिर हमने उसको ऐड भी कर दिया, जो हमारे पास एक्स्ट्रा वैल्यू हमारे पास ऐड हुई है। अब देखते हैं इसको, यहाँ से करंट रीडिंग में जाते हैं, करंट रीडिंग चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ गई, यहाँ पे आए हम, और लेट सपोज 75 की जगह इसको हम कर देते हैं 45। जैसे ही हमने चेंज करने के बाद इंटर हिट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू चेंज हुई, 470 हो गया। यहाँ पे हमारे पास 170 हो गए 200 के बाद। ये तो 300 तो ऐसे ही है क्योंकि 300 लिमिट है, इस पे आपको इतने ही पे करने पड़ेंगे कि इलेक्ट्रिक की तरह नहीं है, अगर 300 से ऊपर बढ़ गया तो सब पे ही 500, 50.50 पैसे, या अब तो 70 पैसे हो गया, 70 रुपए बाकी कुछ पैसे। तो उसके अलावा चार्जेस भी हमारे पास ऐसे ही रहे। और यहाँ पे भी हम देखिए 35,000 कुछ बन रहा था, अब ये 34,000 कुछ हो गया, 34,000 समथिंग हो गया। और सीधा 10% भी उसका कम हो गया, और यहाँ पे भी 39 से 37 हो गया। सिर्फ यही नहीं कि कम हो रहा है बल्कि ये बढ़ भी सकता है। हम यहाँ पे बस हमने क्या करना है, करंट वैल्यू हमने चेंज करनी है।
इसको हम कर देते हैं 89। इंटर हिट किया, 514 यूनिट्स हो गए, और तो ये 214 हो गए। ये रेट तो फिक्स है, ऐसी बात है। इसी तरह हमारे पास चेंजिंग है, और अभी ये 37 से 40 पे चले गए। फॉर्मूला हमारे पास मेंशन है कि यूनिट कंज्यूम पे तो हमने शुरू में बात कर ली कि करंट रीडिंग माइनस प्रीवियस रीडिंग होगा। अब आपकी जो भी सेल है, सेल निकालना आपको पीछे प्रैक्टिकल नंबर 7 में आपको मैंने बता दिया है। डायरेक्ट यहाँ पे सीख लें, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है तो वहाँ पे मैंने 203 तरीके प्रैक्टिकल नंबर 7 एक्सेल का पहला प्रैक्टिकल था, तो उसमें हमने काफी तरीके कवर कर लिए। और इसी तरह तो हम सेल का फॉर्मूला लगा के हमने माइनस किया, हमारे पास आंसर आ गया यहाँ पे, जैसे हमने माइनस किया। और इसी तरह आगे जो है हमारे पास यहाँ पे हमने सिंपल इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस देखे थे कि वेरिएबल चार्जेस, और उसके अलावा के चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो है, उसके अलावा गवर्नमेंट चार्जेस, जो टैक्स वगैरह जो हमने एक्स्ट्रा ऐड किए, ये सब प्लस करके ओवरऑल आपको वैल्यू आपको दे रहा है यहाँ पे। इसके लिए ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ भी, यहाँ मैंने मेंशन भी कर दिया है। और उसके बाद हमने क्या किया, अभी मैंने आपको बताया कि 10% जो है ना, आपसे ड्यू डेट के बाद के सरचार्ज दिए जाएंगे। वो यहाँ पे मेंशन किया हमने, 10/100 को 0.1 मेंशन किया है। क्लिक करेंगे यहाँ पे, ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ आ गया, 10/100 0.1 होता है। वैसे लिख लें तो बड़ा हो जाएगा थोड़ा फॉर्मूला। ऐसे लिखने में आसानी थी, मैंने ऐसे लिख दिया, आप दोनों तरीके से भी लिख सकते हैं। इसके अलावा हमने इन दोनों को सम कर लिया, किन दोनों को, जो ड्यू डेट से पहले की तो ड्यू डेट के बाद, अगर हमने सरचार्जेस आफ्टर लेट डेट में देने हैं। तो ये हमारे पास हमने मल्टीपल सम के फॉर्मूला हमने अप्लाई कर लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल पे, और हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। साथ ही हमारे पास ये प्रैक्टिकल नंबर 8 भी एंड हो गया। अब मिलते हैं आपसे प्रैक्टिकल नंबर 9 में। अब हम कवर करेंगे प्रैक्टिकल नंबर 9। यहाँ पे आपके पास फिर से दो ऑप्शंस मौजूद हैं, एक प्रैक्टिकल नंबर 9 और उसके साथ प्रैक्टिकल नंबर 9 अल्टरनेटिव, कोई भी एक आप कर सकते हैं। हम यहाँ दोनों आपको करके दिखाएंगे, परफॉर्म करेंगे। सो करना क्या है, दोनों में HTML का यूज करना है। फर्स्ट आपको क्या कह रहा है, टू क्रिएट HTML पेज, मतलब एक सिंपल पेज बनाना है। और देन नेक्स्ट में आपको क्या कहें, टू क्रिएट अ वेबसाइट। और दूसरे में बकायदा वेबसाइट बनाना है, यानी हम थोड़ा जो आपकी रिलेटेड नॉलेज है आपके चैप्टर नंबर 6 में आपको यूज करवाए गए, हम उसमें मल्टीपल टेक्स्ट कुछ और एक्स्ट्रा यूज करेंगे। सही तो मेरी मेरा मशवरा ये है, अगर ये आपके पास है तो पहला वाला करने का ज्यादा इजी है, वरना आपकी मर्जी है जो सा आप चूज करना चाहें। चलते हैं यहाँ पे जो है ना, ये आपको एक ब्राउजर और इंटरनेट की जरूरत होगी, क्योंकि मैंने ये सारे ऑनलाइन अपलोड किए हुए कोड वगैरह। सिंपल आप एक क्लिक करेंगे और डाउनलोड हो जाएंगे। कैसे होगा ये सब मैं आपको दिखाता हूँ। ब्राउजर की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर मैं ब्रेव ब्राउजर पे हूँ, और इसका लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ठीक है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आप इस पर आ जाएंगे। मोबाइल में भी ओपन कर सकते हैं, और सिंपल, किसी कोई खास हार्ड एंड फास्ट रिक्वायरमेंट नहीं है। अपनी पसंद का कोई भी ब्राउजर आप यूज करना है। अब यहाँ पे क्या है, कोड फाइल्स वगैरह इस फोल्डर में मौजूद हैं। जितनी भी कोड फाइल, मतलब अभी प्रैक्टिकल 9 के दो कोड फाइल हमारी बनेंगी, वन सिंपल की और एक उसका जो अल्टरनेट मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास 10 में भी कोड है, तो तीनों फाइल्स यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा वीडियो ट्यूटोरियल्स यहाँ पे मौजूद है। ये दोनों इसलिए हैं, आपके जो बुक है प्रैक्टिकल बुक, जिसको आप यूज करके यहाँ तक पहुंचे, उसमें हमारे पास QR कोड मौजूद है। तो QR कोड उसके स्कैन, उसको भी स्कैन करेंगे हम, यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएंगे। वरना अगर आपके पास बुक नहीं है और आप डायरेक्ट यूट्यूब से मुझे अप्रोच किए, तो वहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है इसका। बहरहाल, अभी हम कोड फाइल की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे हम अभी कौन सा प्रैक्टिकल कर रहे हैं, प्रैक्टिकल नंबर 9। किसी लॉगिन की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। मेरे पास तो खैर लॉगिन हुआ हुआ है, लेकिन आपको जरूरत नहीं है, ऐसी भी हो जाएगा। लॉगिन कर ले तो वेल एंड गुड है। आपके आगे प्रोग्रामिंग, अगर आपने कैरियर बनाना है प्रोग्रामर, एज अ प्रोग्रामर, तो वहाँ पे आपकी ये वेबसाइट बहुत काम आती है। मोर देन मिलियन यूजर्स हैं इसके। तो अभी हमारे पास कोड मौजूद है। यहाँ पे पहले से मैंने एक रेडीमेड कोड डाल दिया, सिंपल सा कोड है। क्या करते हैं, ये भी हम रन करके भी हम देख लेंगे। करना क्या है आपको, डाउनलोड करने के लिए या तो आप इससे इस तरह कॉपी पेस्ट कर लें, कंट्रोल प्लस A करके। कंट्रोल प्लस A करेंगे, कंट्रोल प्लस C किया, कॉपी हो गया। वरना दूसरा हमारे पास ये एरो बटन आ रहा है, क्लिक करेंगे, फाइल फौरन डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, ओपन हो गया। मैं सेव करूंगा फुली .html डॉक्यूमेंट में। आपको पता है HTML में जो भी हम डॉक्यूमेंट लिखते हैं वो HTML एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं, उसको वेब ब्राउजर पे ओपन करना है। ये हमारे पास यहाँ पे सेव हो जाएगी। सेव कर लेते हैं करके दिखाने के लिए। और इसके बाद हम इसको, क्योंकि सेव हो चुका है, और
हमने इसको रन किया क्लिक करके, ये हमारे पास ब्राउजर पे ओपन हो गई ये फाइल। क्या आ गया? सिंपल सा, माई सेल्फ, आई एम 14 years old, आई वॉन्ट टू बी अ कंप्यूटर इंजीनियर, दैट वाई आई डू कंप्यूटर साइंसेज इन माई स्कूल। सिंपल जो भी हमने कोड में लिखा वो यहाँ पे आ गया। इसके अलावा हमने एक लिस्ट बना दी कोड के थ्रू, HTML के थ्रू। ये इटैलिक हो रहा है तो हमने इटैलिक टेक्स्ट यूज किए होंगे, आई टेक्स्ट जो होते हैं। इसके अलावा ये बोल्ड हो रहे तो हमने बी टेक्स्ट दोनों साइड पे यूज किए होंगे। ठीक है, इसके अलावा हमने लिस्ट बनाई है। तो ये हमारे पास जो हमने कोड लिखा उसका एक सिंपल सा हमने एक HTML पेज हमने बना दिया। वो HTML पेज जो अभी हमने डाउनलोड किया था, जब भी डाउनलोड फाइल और फाइल नेम शो हो रहा है। वापस जाते हैं, इस कोड को समझ लेते। सॉरी, दिस वन। तो हम वापस यहाँ पे आ गए इस कोड को समझने के लिए। फर्स्ट हमने क्या किया, डॉक टाइप HTML का टैग यूज किया है। ये क्या करता है, ये जैसे ब्राउजर पे रन होते हैं जब कोड, तो ब्राउजर को ये बात बताते हैं कि हम HTML का लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं। इसके अलावा यू नो कि HTML जो भी HTML डॉक्यूमेंट होता है HTML टैग्स के अंदर मौजूद होता है। ओपन टैग ये रहा, और HTML का क्लोज टैग लास्ट में मौजूद होता है। तो ये हमारे पास ओपन और क्लोज टैग होगा HTML के लिए, जो भी कोड है इसी के अंदर है, इससे बाहर नहीं है। इसके अलावा हमने हेड फाइल, उसमें हमने टाइटल को यूज करनी है। टाइटल हमने कहाँ यूज किया, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम वापस अपने कोड को जरा ओपन करें, यहाँ पे पहले से भी ओपन था, यहाँ पे भी। तो यहाँ पे आपको, मैंने बहुत सारे टैब्स खोले हुए हैं। अगर मैं इसको एक सेपरेट फाइल यूज कर लूँ, सेपरेट ब्राउजर सॉरी, तो अब यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ रहा होगा माई सेल्फ। ये माई सेल्फ इसीलिए लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि हमने टाइटल में वहां पे क्या लिखा हुआ है, हम वापस देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है टाइटल में, माई सेल्फ। तो जो हमें ऊपर टैब में शो करवाना होता है अपनी वेबसाइट के बारे में, जैसे ये देख रहे हैं दूसरी वेबसाइट में यहाँ पे रस लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे इनके लोगोस बने हुए आ रहे हैं वेबसाइट की, दूसरी वेबसाइट के। ये सब इन्होंने कहाँ पे डाला हुआ होगा, टाइटल टैग्स के अंदर। टाइटल और टाइटल टैग खुद का आते हैं, हेडर टैग हेड टैग्स के अंदर आते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो हमने मेन जो शो करवाना होता है, हम वापस से ओपन कर लेते हैं। ये जो हमारे पास ये जो मेन जो यहाँ पे जितना स्टफ शो हुआ हुआ है, ये सारा बॉडी में हुआ हुआ है। ये मैसेज दूसरा है, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे, ये वो वाला नहीं है जो ऊपर टाइटल में मौजूद था। वापस गए, अब देखें यहाँ पे बड़ा सा माई सेल्फ आया था। क्यों? क्योंकि हमने हेडिंग वन में इसको माई सेल्फ लिखा हुआ था। ये वो वाला माई सेल्फ है। ऊपर देखिए स्पेलिंग भी अलग है, जो हमारे पास टैग में शो हो रहा है उसका सेल्फ का एस भी बड़ा है। ये मैंने फर्क इसलिए रखा था समझाने के लिए। यहाँ पे देखें सेल्फ का एस छोटा है। तो अगर हम वापस जाएं तो हमारे पास माई सेल्फ ये वाला एस छोटा है। और अगर हम अपने ब्राउजर वापस दूसरा ओपन करें, तो यहाँ पे जो सेल्फ आ रहा है माई सेल्फ, ये बड़ा है। वापस कोड की तरफ मूव करते हैं। आगे हमने क्या किया, प्री लगाया है, ताकि जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही लिख करें। अगर हम ये प्री हटा देते, प्री क्लोज और प्री ओपन, तो भले हमने ये दो लाइनों में लिखा है आई एम 14 years और उसके अलावा दूसरी लाइन आई वांट टू बी, ये सारा फिर एक लाइन में वो पूरे एक पैराग्राफ की शक्ल इख्तियार कर जाता है। इसी तरह वाइल और इसके दरमियान भी जो गैप है, आप देख रहे हैं यहाँ पे भी ये गैप मौजूद है, एक लाइन का गैप है दरमियान में। ये गैप इसी वजह से क्योंकि हमने प्री लगाया हुआ है। प्री हमारे पास क्या होता है, प्रीव्यू या प्रिस्क्राइब के लिए यूज होते हैं, कि जैसा मैं यहाँ लिख रहा हूँ कोड में, आप ब्राउजर पे भी वैसे ही शो करो अपनी तरफ से। ये नहीं है अपने अक्ल के हिसाब से आपने पूरे पैराग्राफ्स को बना दिया, नहीं, अलग अलग लाइन में लिख रहा हूँ, अलग अलग ही शो करना। इसके अलावा जो इटैलिक और था 14, मैंने कहा था आई टैग यूज हुआ होगा इटैलिक के लिए, ये हमारे पास ओपन और क्लोज आई टैग यूज हुए हैं। इसी तरह यहाँ पे क्लास 9 बोल्ड है तो बोल्ड टैग यूज किया हुआ है। प्री का क्लोज है, ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके अलावा हमने हेडिंग 4 दी है। H1 से H6 तक हमारे पास हेडिंग के डिफरेंट साइज होते हैं। अगर हम वापस जाए माई सेल्फ H1 में देखें कितना बड़ा है, H4 में लिस्ट ऑफ माई सब्जेक्ट से कितना छोटा है। आगे अपने अनऑर्डर्ड लिस्ट है हमारी। अगर हम देखें यहाँ पे लिस्ट को कोई नंबरिंग नहीं हुई हुई, ये नहीं है फिजिक्स पहले है दूसरा, बल्कि सिर्फ डॉट्स लगे हुए हैं। तो ये हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट है, तो इसलिए हमने यूएल से शुरू किया। इसके अलावा हमारे पास लिस्ट बनी है ये। लिस्ट के जितने भी कंपोनेंट होते हैं एल आई ओपन और एल आई क्लोज में आते हैं, यानी लिस्ट के कंपोनेंट है हमारे पास ये, जो भी थे हमने मेंशन कर दिया। इसके अलावा इसके बाद हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्लोज कर दिया, और ये दोनों टैग ऊपर स्क्रीन हो चुके हैं, बॉडी का क्लोज है और HTML का क्लोज है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रैक्टिकल नंबर 9 एंड होता है। इसी तरह हम यहाँ पे प्रैक्टिकल नंबर 9 के अल्टरनेटिव को भी देख लेते हैं, जो हमारे पास वेबसाइट बनानी थी। इसी में हमारे पास अब यहाँ पे 9 ALT लिखा हुआ है अल्टरनेटिव के लिए। यहाँ पे वैसे ही मैंने कहा था थोड़ा हम ज्यादा काम कर लेंगे, थोड़ा सा आपके स्टैंडर्ड पे रखा है, लेकिन कुछ बाहर नहीं डाला मैंने। इसके लिए भी हम सिंपल क्या करते हैं, इस कोड को रन कर लेते हैं, एक दफा देख लेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। काफी चीजें तो हम इसमें कवर कर चुके हैं। सेव किए, और यहाँ से इसको
रन कर लिया। सिंपल रखा है। हम इसका बैकग्राउंड कलर वगैरह भी चेंज कर सकते थे, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमने H1 से वेलकम टू माई वेबसाइट दे दिया। इसके अलावा ये ब्लू जो है, ये नेक्स्ट पेजेस खोलने के लिए होता है, पर हमने सारे एक ही पेज पे लिखे तो यही खोल नहीं, नेक्स्ट पेज खोल के भी दिखाता अगर हम मल्टीपल वेब पेजेस अगर हम बनाते तो बहरहाल सर्विसेज सर्विसेज का टैग यहाँ पे आ गया, माई कॉन्टैक्ट यहाँ पे माई कॉन्टैक्ट का टैग आ गया, सिंपल सा काफी है। और इसको बाकी इससे को इसी तरह H1 हमें नजर आ रही ये तीनों बराबर किसी हेडिंग साइज का यूज है, पर इससे छोटा है, H2 होगा या H3 होगा। और बाकी कॉपीराइट क्लेम कैसे लगता है ये हम देखेंगे, ये सब हम देखेंगे, इससे आपको वेबसाइट में नजर आएगा। तो वही डॉक टाइप हो गया। डॉक टाइप के बारे में ये देख लें, लास्ट जो हमने प्रैक्टिकल देखा उसमें डॉक टाइप सब छोटे से लिखा हुआ है, सब बड़े से लिखा हुआ है, तो इस चीज का ख्याल रखना। डॉक टाइप का जो वर्ड है, HTML तो आएगा ही छोटे में, पर डॉक टाइप का जो वर्ड है हमारे पास वो तो या सारे बड़े हो या सारे छोटे हो, और उससे पहले ये 1 2 नहीं है, एक्सक्लेमेशन मार्क है। HTML ओपन हो गया, हेड ओपन हो गया, हेड क्लोज हो गया, अंदर टाइटल आ गया। अगर हम वेबसाइट पे जाएं, ये रहा, तो यहाँ पे ऊपर इस बार क्या शो हो रहा है, माई फर्स्ट वेबसाइट, आपको ऊपर जो टैब खुला हुआ है यहाँ पे भी लिखा हुआ आ रहा है, इसके नीचे जैसे हम टैब पे एरो लेके आते हैं ब्लैक से लेके माई फर्स्ट वेबसाइट, तो ये कहाँ किस वजह से शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने टाइटल के अंदर माई फर्स्ट वेबसाइट दिया हुआ है। आगे मेरा बॉडी शुरू हो गया और हेडर आ गया, हमने इसमें हेडर फुटर अलग किया जैसे पेजेस बनते हैं, ये हमने एक्स्ट्रा काम किया। तो हमने हेडर में क्या रखा है, वेलकम टू माई वेबसाइट रखा है, इसके अलावा हमने लिंक डालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, href यूज करते हैं। तो हमने एक लिस्ट बनाई है और अनऑर्डर्ड लिस्ट है, अगर हम उसको वापस जाके देखें, यहाँ पे भी कोई ऑर्डरिंग नहीं हुई, डॉट्स लगे हुए सिर्फ, 1 2 3 भी हम इसको कर सकते थे, पर हमने यूएल रखा है तो यहाँ पे डॉट आए। और ये क्लियरेबल इसीलिए हुआ है अबाउट वगैरह का इससे, क्योंकि यहाँ पे हैश अबाउट है। हम यहाँ पे देखते हैं सर्विसेज पे हम क्लिक करते हैं, तो वैसे ही हमारे पास, मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ, यहाँ क्या आ गया, हमारे पास क्या आ गया, सर्विसेज का पेज आ गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आगे हमने बतौर लिंक सिर्फ क्या दिया हुआ है, सर्विसेज लिखा हुआ है। हम कोई रियल लिंक डालते तो हमारे पास रियल लिंक ओपन हो जाता। बल्कि मैं आपको उसके साथ थोड़ा खेल के दिखाता भी हूँ। मैं गया यहाँ पे और इसको हम खोलते हैं नोट पैड पे, ठीक है, जस्ट वन। और अब हम क्या करते हैं, अबाउट में हम डाल देते हैं गूगल का लिंक डाल देते हैं, www.google.com, ठीक है, और उसको Ctrl+F सेव कर दिया हमने, सेव हो गया। अब हम जाके देखते हैं वेबसाइट को वापस रिफ्रेश करके, रिफ्रेश कर दिया, यहाँ पे ये भी अपडेट हो गई। यहाँ पे हमने कॉन्टेक्ट में डाला था, किसमें डाला था, सर्विस में गए और अबाउट में, तो अबाउट में हमारे पास क्या आ गया, फॉरन आगे www.google.com आ गया। ठीक है, तो इस तरह हम अगर रियल लिंक डालते तो हमारे पास ये चेंज भी हो सकता था। और इसके अलावा फिर दोबारा वही लिस्ट तैयार की गई है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इसके अलावा हमने पी पैराग्राफ के लिए यूज किए। फिर हमारे पास सेक्शंस आ रहे हैं, सेक्शंस किसको मेंशन कर रहे हैं, जो हमने यहाँ पेजेस मेंशन किए ना, ये इसीलिए हैश लगा के मेंशन किया क्योंकि एक ही पेज के हमारे पास मौजूद है। टिल एंड हमारे पास फिर हमारा फुटर है, इसके अलावा हमने मेन को क्लोज किए। मेन हमारे पास क्या है, बॉडी की जगह हमने यहाँ पे मेन यूज कर लिया। हम बॉडी यूज करना चाहते हैं बॉडी यूज कर लेते हैं, लेकिन बॉडी क्योंकि उसमें हेडर फुटर दोनों आता है तो मेन को अलग करने के लिए हमने ये यूज कर लिया। सेक्शन इसके अलावा हमारे पास बने हुए तीनों के, किस किस तीनों के, यहाँ पे हमने एक अबाउट मेंशन किया, एक सर्विस मेंशन किया और एक कंटेंट मेंशन किया। तो ये अबाउट का सेक्शन हमारे पास ये रहा, और ये देखिए यहाँ पे दिखा भी रहा है किस लाइन से किस फाइल में हमारे पास मौजूद, जैसी मिलेंगी। ये तो खैर इस वेबसाइट का फंक्शन है जो मैं यूज कर रहा हूँ, सिंपल कोड एडिटर में तो आपको नहीं दिखाता। दूसरा हमारे पास सर्विसेज का सेक्शन ये रहा, और कॉन्टेक्ट आईडी का सेक्शन ये रहा, तीनों क्लोज भी हो रहे हैं as usual, ठीक है। और इसके बाद जो यहाँ पे देखने की चीज थी, कॉपीराइट के लिए हमने यहाँ पे एक सिंटेक्स यूज किया है, एम्परसेंड लगाया जो आप एंड के लिए यूज करते हैं, इसके अलावा हमने कॉपी लिख दिया और कॉलन लगा दिया, तो ये हमारे पास वेबसाइट पे क्या शो कर रहा है, कॉपीराइट क्लेम का सी शो कर रहा था। आगे 2024 माई फर्स्ट वेबसाइट ऑल राइट रिजर्व वैसे ही है, और वही हमारे पास पैराग्राफ के टैग एंड हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास प्रैक्टिकल नंबर 9 एंड होता है। अब चलते हैं प्रैक्टिकल नंबर 10 की तरफ।
अब हम कवर करेंगे प्रैक्टिकल नंबर 10, बिल्कुल उसी तरह जैसे अभी हमने प्रैक्टिकल नंबर 9 में किया। हमें ब्राउज़र और इंटरनेट की ज़रूरत होगी। और क्या करना है, क्या है इसमें, टू क्रिएट अ टेबल इन एचटीएमएल। एचटीएमएल का यूज़ करते हुए हमें टेबल बनाना है। किस तरह बनेगा, तो चैप्टर नंबर 6 में आपको कंप्यूटर की बुक में 3 तरह के टेबल आपसे डिस्कस किए गए हैं। हम किसी भी एक तरह का उसमें से टेबल यहाँ पे बना सकते हैं। हम डिस्क्रिप्टिव टेबल की तरफ जाएंगे, ज़्यादा बेटर है, अच्छा हमें समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं अपने ब्राउज़र की तरफ। यहाँ पे ब्राउज़र पे हम अभी वही है, लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका 9 और उसका अल्टरनेट कर चुके हैं। अब 10 की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे पास सिंपल सा कोड आ गया है। कोड का आउटपुट देख लेते हैं, उससे कोड थोड़ा हमें अच्छे से समझने में आसानी हो जाएगी। कंट्रोल+C करके भी हम आगे अपना नोटपैड कर ओपन करके पेस्ट करके एचटीएमएल में एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे। एक तो वो तरीका है, फिर उसको क्लिक करेंगे तो रन हो जाएगी ब्राउजर पे। एक सिंपल सा ये, ना पेस्ट करने की जरूरत ना सेव करने की जरूरत। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं डाउनलोड पे, हमारे पास पूरी एचटीएमएल एक्सटेंशन के साथ सेव हो जाती है ये फाइल। रन पे क्लिक किया, ये खुद ही हमारे पास टेबल ओपन हो गया। अब हमने किया क्या है, क्लास मार्कशीट हेडिंग दे दी। इतनी बड़ी हेडिंग है, इसका साइज H1 नजर आ रहा है साफ। उसके बाद हमने क्या किया, टेबल बनाया, रोल नंबर, कॉलम्स में कितने, 1 2 3 4 5 6, 3 सब्जेक्ट के, एक टोटल का 4 ये होगा, एक स्टूडेंट का नेम और उसका रोल नंबर, 2 ये हो गए, 4 और 2 6 कॉलम्स है हमारे पास। तो हमने एक टेबल में 6 कॉलम और 3 रॉस, दो में हमने वैल्यूज रखी हैं और एक में एट्रीब्यूट के नेम मौजूद है। ये स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट 1, ये सब जो भी हम सब्जेक्ट 1 को हम कोई मीनिंगफुल नेम भी दे सकते थे, मैथ्स इंग्लिश वगैरह करते थे। ठीक है। और रोल नंबर 1 और रोल नंबर 10 की हमने मार्कशीट रेडी की है एचटीएमएल के थ्रू। कोड की तरफ देखते हैं, वहां इसको समझते हैं। ऐसा करते हैं, ये निकाला और दोनों को आमने सामने कर लेते हैं। अभी हमारे पास कोड आ गया। ठीक है। डॉक टाइप एचटीएमएल हमारी बात हो चुकी है कि लेटेस्ट वर्जन शो करने के लिए, ब्राउजर को बताने के लिए कि हम लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं। इसके अलावा हर एचटीएमएल डॉक्यूमेंट एचटीएमएल टैग से स्टार्ट होता है और एचटीएमएल टैग से एंड होता है। और उसके अलावा ये जो हमारे पास यहाँ जो चीज शो हो रही है, वो कहाँ होता है, बॉडी टैग के अंदर होता है। तो नेक्स्ट टैग हमारे पास बॉडी टैग है, बॉडी टैग से एंड और बॉडी टैग से स्टार्ट और बॉडी टैग से एंड हो रहा है। अब ये रह गया मेन दरमियान का हिस्सा, जो भी हमने स्किप कर दी। ये क्या हेड है, जो चीज हमें मेन पेज पे शो नहीं करनी होती, उसको हम हेड में रखते हैं। हेड टेक्स्ट यूज करते हैं ओपन और क्लोज का। अब हमें मेन पेज में हमने यहाँ पे क्यों यूज किया, यहाँ पे हमें टाइटल, टाइटल जो हमें टैब में जो भी चीज शो करनी होती है, टैब क्या है, ये हिस्सा हमारे पास ऊपर पोर्शन का, ठीक है, जहाँ हम माउस आ रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लास मार्कशीट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने यही लिखा है। जैसे ही हम इसको चेंज करेंगे, सेव करके पेज रिफ्रेश करके, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, जो हमारे पास मेन ब्राउजर में जो फाइल सेव हुई थी हमारे अपने पीसी पे। ठीक है। तो हमारे पास टैब में शो करने के लिए टाइटल होता है। इवन कि यहाँ पे भी देखें, आपको कंपनीज के लोगो नजर आ रहे होंगे मुख्तलिफ। ठीक है, कुछ साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड एंड सो ऑन आगे तक। तो ये सब क्या है, इन्होंने क्या किया हुआ है, अपने कंपनी के लोगो का लिंक, पिक्चर अपलोड करके उसका लिंक यहाँ पे टाइटल में दे दिया होगा विद टैग्स। तो उनका लोगो यहाँ पे इस तरह शो हो रहा है। आगे बॉडी टैग पे हम थे। बॉडी टैग में मैंने कहा क्लास मार्कशीट, इतना बड़ा लिखा हुआ है कि इसका साइज H1 लग रहा है। देख लें, यहाँ पे H1 है, ओपन और क्लोज। इसके बाद हमने टेबल दिया। टेबल का हमने साथ में हमने एक एट्रीब्यूट यूज किया, बॉर्डर। उसका साइज हमने क्या कर दिया, 1। यानी ये 1 पिक्सल का इसने बॉर्डर को साइज दिया। आप देखिए डबल लाइन चल रही है, ये डबल लाइन नहीं है, ये लाइन इतनी मोटी है कि हमें इस तरह अपनी डबल लग रही है। बहुत बारीक होती तो सब पे दिखती नहीं। ऐसी रियल लाइफ सिनेरियो की हम बात कर रहे हैं। तो बॉर्डर हमने क्या कर दिया, 1 रख दिया, 1 पिक्सल, px के लिए साइज में हमारे पास यूज हो रहा होता है। आगे हमारे पास क्या आता है, टी हेड। टी हेड हमारे पास क्या बता रहा है, ये जो हमारे पास मेन जो कॉलम मौजूद है ऊपर का नजर आ रहा है, जिसके लिए हमने एट्रीब्यूट की वैल्यू हमने यूज की है, इसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, टी हेड। ये भी बिल्कुल मोस्टली 80% से ज्यादा जो HTML के टैग्स होते हैं स्टार्ट और स्टॉप होते हैं, तो स्टार्ट और एंड होते हैं। तो ये हमारे पास स्टार्ट और ये हमारे पास एंड टैग हमारे पास मौजूद है। और टीआर हमारे पास रॉ के लिए, हमने रॉ क्रिएट की और उस रॉ के अंदर हमने
कॉलम क्रिएट किए। पहला कॉलम क्या है, रोल नंबर, यही लिखा हुआ है रोल नंबर। इसी तरह टिल एंड हमारे पास लास्ट कॉलम हमारे पास क्या है, टीएच का टोटल, यही लिखा हुआ है टोटल। तो जैसे है वैसे ही, अगर टी बड़ा है तो यहाँ पे भी टी बड़ा। तो हमारे पास यह क्या हो गया, पहला कॉलम का। अब हम आ गए बॉडी की तरफ, ये हमारे पास दोनों कॉलम किस में आएंगे, बॉडी में आएंगे। ठीक है। और अब बॉडी में हमें जितनी भी रॉस लेके आनी है उसको हम सेपरेट टीआर से, यानी ये टीआर स्टार और टीआर स्टॉप जो है, ये हमारे पास फर्स्ट रो हो गया। उसके बाद दूसरे टीआर स्टार्ट से लेके टीआर स्टॉप तक हमारे पास ये सेकंड रो हो गई। ठीक है, हम देख सकते हैं सेकंड रो का टीडी फर्स्ट कॉलम में हमारे पास क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, तो यहाँ पे सेकंड रो में 10 है। तो इसमें 1 है तो यहाँ पे ऊपर 1 है। तो यहाँ पे हमारे पास टी आर हमारे पास एंड हो गया। और उसके बाद जो हमने स्टार्ट किया था टी बॉडी, यहाँ से, मतलब ये जो हमारे पास मेन जो दो रॉस की, अगर हम और रॉस ऐड करेंगे यहाँ से तो और रॉस भी ऐड हो जाएंगे हमारे पास। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, और आपके स्टैंडर्ड पे इतना कोड काफी है। तो सिंपल, इसको मजीद हम इससे प्ले कर सकते हैं। इसमें हम बैकग्राउंड कलर हम ऐड कर सकते हैं, रेड कर दिया, ब्लू कर दिया। ये सब भी आप लोग पढ़ चुके हैं, जो टैग्स आपको चैप्टर नंबर 6 में दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हम मल्टीपल चीजें, और हम इसमें फैंसी, हम इसको काफी फैंसी कर सकते हैं बगैर किसी सीएसएस के। सो यहाँ पे हमारे पास प्रैक्टिकल नंबर 10 एंड होता है। और साथ ही हमारे पास यहाँ पे ये सीरीज पूरी, तो हमने 13 प्रैक्टिकल्स कवर किए, 10 प्रैक्टिकल्स, और उसके साथ 3 प्रैक्टिकल ऐसे थे जिनके साथ एक एक अल्टरनेटिव मौजूद था। तो 3 वो हो गए, 13 प्रैक्टिकल्स हमने पूरे कवर किए। यहाँ पे सीरीज एंड होती है। होपफुली यू एंजॉयड एंड लर्न समथिंग न्यू। अगर वाकई कुछ सीखा हो तो उसको किसी दूसरे को भी रिकमेंड कर अपनी क्लास फेलो को। और साथ ही डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन।